बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 136 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं नहीं जानता था कि मेरी नज़रों की ये पुरअसरार कुव्वत मेरे अंदर पोशीदा ची की वजह से थी या इसका सबब कुछ और था। बहरहाल मैंने इस वक्त भी इस पुरअसरार कुव्वत से काम लेने का फैसला कर लिया और ताले को हाथ में पकड़कर नजरें उस पर जमा दी। एक सेकंड से भी कम वक्त में क्लिक की हल्की सी आवाज़ उभरी और ताला खुल गया। मैंने बड़ी आहिस्तगी से ताले को कुंडे में से निकाल कर एक सलाख में अटकाकर कुंडा खोल दिया और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। दूसरा कदम उठाते ही मैं रुक गया। कमरे में वापस जाकर लालटेन बुझा दी और दरवाज़ा बंद करके ताला कुंडे में अटका दिया और दबे कदमों बैरूनी दरवाजे की तरफ चलने लगा। गहरी तारीकी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि आंगन का बाहर दरवाज़ा किस तरफ है। रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं थी, इसलिए मैं तेज कदम उठाता हुआ चलता रहा। दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा हुआ था। मैं इधर उधर देखने लगा। दीवार 6 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैं उछक कर ऊपर चढ़ गया और बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। आसमान पर बादल थे और बाहर दरख्तों की वजह से तारीकी कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। मैं रुककर इधर उधर देखने लगा। 5-6 मकान थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि जानकी वगैरह को किस मकान में रखा गया था और वो लोग किस मकान में थे और ये वो नुस्वानी चीख किस तरफ से आई थी। मैं भी ये सोच ही रहा था कि वो गुटी गुटी चीख दोबारा सुनाई दी। मैं उछल पड़ा। उस चीख से मुझे ये पता चल गया कि वो शैतान किस कमरे में थे। मैं दबे कदम उस तरफ चलने लगा। ये मकान भी पहले मकान जैसा ही था। आंगन और पिछली तरफ कमरे। आंगन का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दीवार चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। उस आंगन में भी नीम के 2 दरख्त थे। मैं चलने में दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा रहा और फिर बहुत मोहतात अंदाज में चलता हुआ एक दरख्त के नीचे रुक गया। आंगन काफी कुशादा था, जिसके आखिर में गालबन 2 कमरे थे। उनके दरवाजे दाईं रुख पर थे जो यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे। अलबत्ता उस तरफ बहुत मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि किसी कमरे में लालटेन जल रही थी। दबी दबी चीखों और शैतानी केकों की आवाजें भी उसी तरफ से सुनाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि एक आवाज सुनकर रुक गया। मैं अब चलता हूँ, ये विजय ठाकुर की आवाज थी। तुम लोग रात भर इस छोकरी से खेल मत करते रहना, सवेरे जल्दी जाना है। उसके चंद सेकंड बाद एक इंसानी हेवला इस तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैंने इधर उधर देखा और दरख्त के तने के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। दरख्त का तना अगरचे ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन यहाँ गहरी तारीकी थी और मुझे यकीन था कि वो मुझे देख नहीं सकेगा। विजय ठाकुर मुझसे 4-5 फुट के फासले से गुजर गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने दरवाजा भीड़ने की भी जरूरत नहीं समझी थी, उसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया था। मैं दरख्त की आड़ से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलने लगा जिस तरफ से विजय ठाकुर आया था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उस तरफ 2 ही कमरे थे। अलबत्ता दूसरे कमरे में रोशनी थी और दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। वो शैतान उस कमरे में थे। उनके हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर एक रोती हुई नुस्वानी आवाज सुनाई थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मर जाऊंगी मैं, छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। मुझे नाहिद की आवाज पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, जो उन शैतानों को खुदा के वास्ते देकर अपनी जान बख्शी की फरियाद कर रही थी। तुम्हारा खुदा सरहद के दूसरी तरफ रहता है सुंदरी। ये हिंदुस्तान है। यहाँ तो काली माँ की पूजा करने वाले सुरमाओं का राज है। यहाँ तो भगवान भी बेबस है। तुम्हारा खुदा यहाँ कर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं इससे आगे नहीं सुन सका। वो जो कोई भी था वाकई शैतान था और इस किस्म के लोगों के सामने तो वाकई उनका भगवान भी बेबस होता है। गुस्से से मेरी मुठ्ठियां भींच गई। मैं दरवाजे के करीब दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने आदमी थे। सोचे समझे बगैर खूनख्वार बेड़ियों के गोल में घुस जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा और फिर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे की दूसरी तरफ 3-4 फुट आगे 2 राइफलें दीवार के साथ खड़ी थी। मैंने अपना सांस रोक लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे से रखने लगा और फिर बड़ी तेजी से दरवाजे के सामने से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंच गया और एक राइफल उठा ली। ए कौन है रे उधर? अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मैं दोनों हाथों में राइफल थामे दरवाजे के सामने आ गया। उस वक्त एक आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो शायद ये मालूम करना चाहता था कि दरवाजे के सामने से कौन गुजरा है, लेकिन मुझे देखकर वो इस तरह बेहिस्सू हरकत हो गया जैसे पत्थर का होकर रह गया हो। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर पूरी कुव्वत से राइफल का बट उसके सीने पर दे मारा। वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। कमरे में 2 आदमी और थे, जिनमें एक ने जमीन पर पड़ी हुई नाहिद के हाथों को सर के पीछे ले जाकर गिरफ्त में ले रखा था और दूसरा किसी खूनी भेड़िए की तरह नाहिद को भुंबोड़ रहा था और नाहिद सर पटक रही थी। अपने साथी की चीख सुनकर वो दोनों चौंक गए। पहला आदमी नाहिद के हाथ छोड़कर तेजी से पीछे हट गया। मैंने दूसरे आदमी के कंधे पर राइफल के बट से जोरदार वार किया। वो भी चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। नाहिद के बदन पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। वो मिट्टी के फर्श पर पड़ी हाथ पैर पटक रही थी। वो शायद अपने हवास में नहीं थी। उसके सीने पर एक जख्म तो पहले ही था। गर्दन के करीब भी खून का एक धब्बा नजर आने लगा। नाहिद उठो, जल्दी करो, मैं चीख कर बोला।
मेरी आवाज़ सुनकर नाहिद ने आंखें खोल दी। बेपनाह वैरानी थी उन आंखों में, लेकिन सूरत-हाल का इदराक करते उसकी आंखों में जिंदगी की चमक ऊद कर आई। वो बड़ी मुश्किल से उठ सकी। मैंने उन तीनों को राइफल की जद पर ले रखा था। उन तीनों के चेहरों पर बेपनाह खौफ था, आंखों में वहशत थी। वो लोग दूबदू लड़ाई में मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा चुके थे और अब तो मेरे हाथ में हथियार भी था। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मैंने सोचा था कि अगर इन बदमाशों पर काबू पा लिया जाए तो मैं इन तमाम औरतों को लेकर सहरा में उस तरफ निकल जाऊंगा जिस तरफ से पहले रोज मैंने उस शुतर सवार को आते हुए देखा था। खारे पानी की झील पर सन्यासी वासुदेव ने बताया कि चंद घरों पर मुश्तमिल उस छोटी सी बस्ती से 10-12 कोस आगे एक बड़ा कस्बा है और मेरा ख्याल था कि हम सुबह होने तक उस कस्बे में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने तस्वीर के दूसरे रुख को भी नजरअंदाज नहीं किया था। अगर मेरा मंसूबा नाकाम हो गया तो दुनिया की कोई ताकत कम अज कम मुझे तो भयानक मौत से नहीं बचा सकेगी। वो चादर उठाकर ओढ़ लो और इस तरफ आ जाओ, मैंने नाहिद की तरफ देखते हुए कहा। नाहिद ने चादर उठाकर ओढ़ ली और मेरे करीब आ गई। मैंने कुछ देर पहले यहाँ से विजय ठाकुर को वापस जाते हुए देखा था और फिर नाहिद की हालत देखकर कोई अहमक भी समझ सकता था कि उसका दामन अस्मत तार तार हो चुका है। उसके मुंह से निकलने वाली सिसकियां और हिचकियां भी उसकी तस्दीक कर रही थी। मार दो इन्हें, वो सिसकियां भरते हुए बोली। मार दो इन्हें मेरे भाई, इन्हें भून दो गोलियों से। ये इंसान नहीं, खूनख्वार दरिंदे हैं। इन 3 दिनों में इन्होंने हम औरतों को बुरी तरह रोंदा है, हमें अपने गंदे जिस्म तले पामाल किया है। ये काली के पुजारी हैं, तबाही और बर्बादी के हरकारे। ये इंसान नहीं, भेड़िए हैं। मार दो इन्हें मेरे भाई, जिंदा मत छोड़ो इन्हें, मार दो इन्हें, खत्म कर दो। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल कांप कर रह गया। उसने कहा था कि इन 3 दिनों में उन्होंने हम औरतों को बुरी तरह रोंदा है। मेरे दिल में जानकी का ख्याल उभरा, क्या वो भी इन बदमाशों की हवस का शिकार हो चुकी है? हमें मारकर भी तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे, मेरे सामने खड़े हुए तीनों बदमाशों में से एक ने कहा। हम नहीं जानते हैं कि तुम इस कोठरी से कैसे निकले हो। यहाँ तक चले आने को अपनी कामयाबी मत समझो। तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मुंडला रही है, लेकिन तुम बंदूक फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो तुम्हें माफ कर सकते हैं। फेंक दो बंदूक। नहीं भाई, बंदूक मत फेंकना। नाहिद चीखी। ये दरिंदे हैं, तुम्हें भी मार डालेंगे। नहीं, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बात करते करते उसकी नजरें मेरे पीछे की तरफ उठ गई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभर आई थी। उसी लम्हे मुझे अपने अकब में हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरी छठी इसने खतरे की घंटी बजा दी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, मगर मुझे देर हो चुकी थी। मेरे कंधे पर लगने वाली जरब खासी जोरदार थी। मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया। संभलने की कोशिश करने से पहले ही वो आदमी चील की तरह मुझ पर झपट पड़ा, जिसने बंदूक फेंक देने का मशवरा दिया था। उसी वक्त नाहिद की जोरदार चीख सुनाई दी। दरवाजे से मुझ पर हमला करने वाले ने उसे भी किसी बारीक चीज से जरब लगाई थी और वो चीखती हुई जमीन पर गिर गई थी। मेरा हरीफ मुझसे राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने राइफल पर गिरफ्त भी मजबूत कर ली थी। मैंने पैरों पर उछालने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसके बरक्स उसने मुझे एक तरफ धकेल दिया। उसका एक साथी ठोकरों से मेरी तवाज़े कर रहा था। राइफल के ट्रैगर वाले हिस्से पर मेरे हरीफ का हाथ आ गया था और फिर खींचा तानी में उसकी उंगली से ट्रैगर दब गया। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही नाहिद की खौफनाक चीख भी फजा में गूंज उठी। वो जद में आ गई थी और राइफल से निकलने वाली गोलियां उसके जिस्म में पैवुस हो गई थी। मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसके बदन से खून के कई फुआरे फूट पड़े थे और फिर उसी लम्हे मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर जोरदार ठोकर लगी और उसके साथ ही मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। वही कमरा था और मैं फर्श पर तकरीबन ऊंधा पड़ा हुआ था। मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। मैं जिस रुख पर पड़ा था वहां से दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और बड़ी मुश्किल से पहलू बदलने में कामयाब हुआ। अब मुझे दरवाजा भी नजर आ रहा था और कमरे का बाकी हिस्सा भी। ये कमरा नाहिद का मकतल बना था। फर्श के एक बड़े हिस्से पर खून फैला हुआ था जो जमकर स्याह हो चुका था। नाहिद की लाश वहां से उठा ली गई थी। पिछले वाकयात किसी फिल्म की तरह मेरी नजरों के सामने घूमते चले गए। मैं अपने कमरे से निकलकर यहाँ आया था तो वो खूनख्वार भेड़ियों की तरह नाहिद को भंपोड़ रहे थे। दरवाजे के बाहर रखी हुई राइफल मेरे हाथ लग गई थी और मैंने उन तीनों पर तकरीबन काबू पा ही लिया था कि अकब से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। इस तरह बादी पलट गई और ना सिर्फ मैं मार खा गया बल्कि नाहिद भी जान से हाथ धो बैठी थी। बेहोश होने से पहले मैंने उस शख्स का चेहरा देख लिया था जिसने दरवाजे के बाहर से मुझ पर हमला किया था। वो विजय ठाकुर था, जो पहले तो बाहर चला गया था मगर बाद में वापस आ गया था। या तो उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी खतरे से आगाह किया था, या हो सकता है वो साथ वाले मकान में आ गया हो जहां से उसने अपने किसी आदमी की चीख सुन ली थी। मैं फर्श पर फैले हुए खून के उस डब्बे को घूरते हुए सोच रहा था कि मंदिर के खंडर से सन्यासी वासुदेव से तसादुम के बाद कदम कदम पर शिकस्त मेरा मुकद्दर क्यों बन गई थी। क्या मेरी सलाहियतें दम तोड़ रही थी? मैंने सर झटक कर इन ख्यालात को ज़हन से निकाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी सलाहियतों को जंग नहीं लगा था, वो तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी हुई थी, वगरना मेरी सलाहियतों में कोई फर्क नहीं आया था। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था कि इस तरह अपने हरीफों से पिट रहा था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं था कि मैं हमेशा बालादस्ती रहूं।
मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेने का ये मतलब नहीं था कि मैं सुपरमैन और नाकाबिले तस्खीर बन गया हूँ। फतेह और शिकस्त लड़ाई के हिस्से में है, अब शिकस्त मेरे हिस्से में आ रही थी और मैं ये जानता था कि एक मरतबा मुझे इन पर बालादस्ती हासिल हो गई तो इनमें से कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। मैंने बचपन में हिंदुस्तान के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी जिनसे मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि हिंदुस्तान कोई बहुत पुरस्कार मुल्क है, लेकिन मैंने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। हिंदुस्तान के बहुत से लोग सिंगापुर में आबाद थे, उनमें चाचा प्रताप सिंह जैसे लोग भी थे, मुखलस और हमदर्द। मैं उन लोगों में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी जिसे पुरस्कार कहा जा सकता। अलबत्ता सिंगापुर में आबाद हिंदूबाज ऐसे भी थे जो दूसरों से तो क्या अपने आप से भी मुखलिस नहीं थे। फरेब, धोखा और मक्कारी उनके खून में शामिल थी और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान को पुरस्कार कहा जाता था। मैं आज़ादी तौर पर हिंदुस्तान पहुंच गया था और यहाँ आते ही मैं जिन तजर्बात से गुजरा था उससे मैं ये राय आसानी से कायम कर सकता था कि धोखा और फरेब यहाँ की मिट्टी में शामिल है। इन लोगों को तो हमारे साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए था, हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स थी। पहले डाकुओं के गिरोह ने जहाज के मुसीबत ज़दा मुसाफिरों को लूटने की कोशिश की और फिर खुद ही तबाह हो गए। और अब ये लोग ये इंसान नहीं शैतान थे। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती गई और फिर बाहर से किसी के खांसने की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं थी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। कमरे में लालटेन की जर्द रोशनी फैली हुई थी। बाईं तरफ रोशनदान से बहुत मदम सा उजाला दिखाई दे रहा था, जिससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रात बीत चुकी थी और दिन तुलू होने वाला था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आने वाला यह नया दिन अपने दामन में हमारे लिए क्या लेकर आ रहा था। चंद मिनट और गुजर गए और फिर बाहर से ऊंटों के बिलबिलाने की आवाजें सुनाई दी और उसके थोड़ी देर बाद 2-3 आदमियों की भी जोर जोर से बोलने की आवाजें मेरी समाज से टकराने लगी। दरवाजे के बाहर एक बार फिर खांसी की आवाज सुनाई दी। मैंने एक बार फिर पहलू बदला और बैठने की कोशिश करने लगा, मगर कामयाब ना हो सका। इसी दौरान में बाहर कदमों की आवाज उभरी जो करीब आकर रुक गई और उसके कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया। वो 2 आदमी थे और दोनों के पास राइफलें थी। उनमें से एक राइफल ताने खड़ा था और दूसरा मेरे करीब बैठकर मेरे पैरों की रस्सी खोलने लगा। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, वो कह रहा था। तुम्हारे सिर्फ पैर खोले जा रहे हैं। अगर तुमने इस मरतबा कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें बेदरीक गोली से उड़ा दिया जाएगा। इसलिए अगर अपना जीवन प्यारा है तो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। मैंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मेरे पैर खोलकर उसने मुझे सहारा देकर उठा दिया और लालटेन बुझा दी और वो मुझे दोनों धक्के देते हुए कमरे से बाहर ले आए। हम उस मकान से निकलकर दरख्तों के झुंड की तरफ आ गए जहाँ जानकी भी दूसरी 3 औरतों के साथ मौजूद थी। बबली उसकी टांगों से लिपटी रो रही थी। बबली को देखकर मेरे दिल पर घुंसा सा लगा। क्या उसे पता चल गया था कि उसकी माँ उससे बिछड़ चुकी है और वो ममता के साए से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो चुकी है। विजय ठाकुर के आदमी ऊंटों पर कजावे कस रहे थे और विजय ठाकुर खुद एक तरफ खड़ा अहकामात जारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद शीला माई भी एक मकान से निकलकर सामने आ गई। उसने बड़ी सी एक पोटली उठा रखी थी। जानकी और दूसरी औरतों को मुख्तलिफ ऊंटों पर बिठाया जाने लगा। वो दोनों आदमी भी मुझे धकेलते हुए एक ऊंट की तरफ ले गए। ऊंट के करीब पहुंचकर मैंने गैर इरादी तौर पर बाईं तरफ देखा और ठिठक गया। चंद गज आगे मुझे झाड़ियों में एक पैर नजर आया। मैं उस तरफ चलने लगा, मुझे रोका नहीं गया और फिर झाड़ियों के करीब पहुंचकर मैं कांप उठा। नाहिद की बराना लाश झाड़ियों में पड़ी हुई थी। उसका जिस्म गोलियों से छिलनी था। जख्मों से बहने वाला खून जमकर स्याह हो चुका था और मेरा ख्याल है लाश अकड़ चुकी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी तरफ देख रही हो। ये सफाकी और बर्बरियत की इंतहा थी। एक इंसान की लाश को मुर्दा कुत्ते की तरह फेंक दिया गया था। ऐसे शकील कल्ब इंसान मैंने आज तक नहीं देखे थे। मगर ये लोग इंसान थे ही कब, ये तो शैतान थे। इसको देखने से दिल भर गया हो तो जल्दी चलो भैया। ये आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो गनमैन राइफल लिए मेरे करीब खड़ा था। हम ऊंटों के करीब आ गए। सब लोग ऊंटों पर बैठ चुके थे। जानकी और वो तीनों औरतें अलग अलग ऊंटों पर थी। उनके साथ एक एक आदमी भी पीछे बैठा हुआ था। विजय ठाकुर ने एक ऊंट पर बबली को संभाल रखा था जो बुरी तरह रोते और चीखते चिल्लाते हुए मचल रही थी और बार बार माँ को पुकार रही थी। मेरे हाथ पुछ से खोलकर आगे बांध दिए गए। चल भैया बैठ उस ऊंट पर, मेरे सामने आने वाले ने कहा। मेरे हाथ तो खोल दो, मैं ऊपर कैसे बैठूंगा? मैंने कहा ना भैया, ये गलती मैं ना कर सकता। उसने जवाब दिया, यूं इधर पैर रख, ऊपर चढ़ जा और कुजावे को यहाँ से पकड़ ले। मैं ऊंट पर कसे हुए कुजावे को देखने लगा। उस पर 2 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। मैं लकड़ी पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गया और दूसरा पैर दूसरी तरफ लटका दिया। आगे से गजावे की लकड़ी निस दायरे की तरह ऊपर को उठी हुई थी। मैं बंधे हुए हाथों को अलग अलग नहीं कर सकता था, इसलिए दोनों हाथ एक ही जगह उस लकड़ी पर जमा दिए। मेरे शूतरबान ने मुंह पर डांठा बांध लिया और मेरे पीछे बैठकर ऊंट की नकेल की रस्सी पकड़ ली और रस्सी को झटके देता हुआ हश हश करने लगा। रस्सी खींचने से ऊंट बिलबिला उठा और फिर एक झटके से उठ गया। ऊंट पर बैठने का मेरा ये पहला तजुर्बा था और फिर जोरदार झटके लगने से मैं गिरते गिरते बचा।
दूसरे ऊँट भी बिलबिलाते हुए उठ गए। मैं गर्दन घुमाकर देखा, तमाम आदमियों ने अपने चेहरों पर डांठे बांध लिए थे। उनकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। दिन का उजाला फैल रहा था। जानकी और तीनों औरतों के चेहरों पर खौफ के साए नजर आ रहे थे। बबली बदस्तूर अपनी माँ को पुकारे रो रही थी। विजय ठाकुर ने हाथ उठाकर इशारा किया और तमाम ऊँट बिलबिलाते हुए एक तरफ चल पड़े। शीला माई भी एक अलग ऊँट पर बैठी हुई थी। उसने भी चेहरे पर डांठा बांध रखा था और मैंने उसके कपड़ों से उसे पहचाना। ऊँट उस नकलिस्तान से निकलकर मशरिक की तरफ चलने लगा था। मैंने एक मरतबा मुड़कर उन झाड़ियों की तरफ देखा जहाँ नाहिद की बेकफन लाश पड़ी हुई थी। मुझे नाहिद की मौत का बेहद अफसोस था और बबली पर तरस आ रहा था, जो वैश्यों की इस देश में अकेली रह गई थी। मैं सीधा होकर बैठ गया। ऊँट की बेढंगी चाल से जोरदार झटके लग रहे थे। मैं कदरे आगे को झुका हुआ था और सामने लकड़ी को बड़ी सख्ती से पकड़ रखा था। नकलिस्तान बहुत पीछे रह गया। ऊँट एक कितार में चलते रहे। मैंने किसी फिल्म में ऊँटों के एक कारवां को सहरा में चलते हुए देखा था। फिल्म में कारवां का वो मंदिर बहुत अच्छा लगा था और आज मैं खुद एक कारवां में शामिल था, लेकिन मेरी हैसियत एक कैदी की थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं इस सफर से बिल्कुल भी लुत्फअंदोज नहीं हो रहा था। उसके बरक्स दिलो दिमाग में तरह तरह के वसवसे सर उबार रहे थे। इन्होंने हमें अपना कैदी क्यों बना रखा है और ये लोग हमें कहाँ लिए जा रहे हैं। सामने उफक पर सुर्खी फैल रही थी। सूरज निकलने वाला था। दिन के वक्त सहरा में सफर करना आसान नहीं था। जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाएगा रेत भी तपती जाएगी। ऊपर आग बरसाता हुआ सूरज और नीचे तपती हुई रेत। इस जहन्नुम में सफर करने का तस्वुर ही होलनाक था। सूरज निकल आया। धूप की रूह पहली किरणें शुरू में तो बहुत बड़ी लगी, लेकिन फिर उनकी हिद्दत बढ़ती गई और बदन पर सुइयां सी चुभती हुई महसूस होने लगी। हम मशरिक की तरफ सफर कर रहे थे। धूप बराह रास्त चेहरों पर पड़ रही थी। तेज रोशनी में आंखें भी चुंधिया रही थी। हमारे चारों तरफ तहद्दे निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था। हवा ने रेत पर लहरें सी बना दी थी और लगता था जैसे ये रेत का लहरें लेता हुआ समंदर जिसमें हम सफर कर रहे थे। 1 घंटा गुजर गया। मुझे योगा की प्रैक्टिस थी और मैं घंटों एक स्टांस में बैठा रह सकता था, लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। ऊँट के झटकों की वजह से मेरी कमर दुखने लगी थी। कभी मैं आगे को झुक जाता और कभी सीधा हो जाता। अगर मेरे हाथ खुले होते तो शायद इतनी ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़ती। धूप खासी तेज हो गई। मेरे जिस्म का ऊपर का हिस्सा भरा न था, इसलिए धूप बराह रास्त सुइयों की तरह चुभ रही थी। पसीने की धारें पूरे बदन पर कीचुओं की तरह रेंग रही थी और फिर शायद कुदरत को हम पर रहम आ गया। आसमान पर बादलों के टुकड़े तो पहले ही से थे, लेकिन अब वो अबर पा आपस में जुड़ते जा रहे थे और फिर देखते ही देखते आसमान बादलों से ढक गया। हमारे इस काफिले में 7 ऊँट शामिल थे जो एक कितार में चल रहे थे। विजय ठाकुर का ऊँट सबसे आगे था। उसने चीख कर कुछ कहा और उसके साथ ही शूटर सवारों ने ऊँटों की रफ्तार तेज कर दी। मेरे ऊँट पर बैठे हुए आदमी ने नकेल की रस्सी को एक मखसूस अंदाज में झटका दिया और ऊँट पहले तो बिलबिलाया और फिर दौड़ने लगा। पहले तो मुझे हल्के हल्के झटके लग रहे थे, लेकिन अब मैं बाकायदा उछल रहा था। मैंने आगे को झुककर लकड़ी को इस कदर मजबूती से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होने लगा। औरतों की चीखें फजा में गूंज रही थी, लेकिन शुद्ध सवारों पर उनका कोई असर नहीं हुआ था। वो ऊँटों को दौड़ाते रहे और फिर वो हादसा पेश आ गया जिसकी शायद मैं तवक्को कर रहा था। एक औरत ऊँट से गिर गई। उसकी चीखें बड़ी खौफनाक थी। कुछ आगे जाकर ऊँट रोक लिए गए और 2 आदमी ऊँटों से उतरकर उस तरफ दौड़े जहाँ वो औरत रेत पर पड़ी चीख रही थी। ये वही औरत थी जिसे उस रोज मैंने अपने साथ वाले कमरे में रोते हुए देखा था। यह गनीमत तक उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसे दोबारा ऊँट पर बिठा दिया गया और काफिला चल पड़ा। 3 घंटों के जानलेवा सफर के बाद दरख्तों का एक झुंड नजर आया। ये कीकर के दरख्त थे जो तकरीबन 1 फरलांग के रकबे पर फैले हुए थे। उस जगह पानी का कोई चश्मा वगैरह नहीं था, लेकिन शायद जेरे जमीन पानी मौजूद था जिससे कीकर ये दरख्त परवश पा गए थे। इन दरख्तों के करीब ऊँट रोक लिए गए। ऊँटों के बैठने का अंदाज भी बड़ा रूह फरसा था। ऊँट जब आगे की तरफ झुका तो मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। कीकर के दरख्तों की इस जखीरे में 2-4 नीम के दरख्त भी थे। हम उन दरख्तों के नीचे बैठ गए। जानकी अपने ऊँट से उतरते ही मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन उसे मेरे करीब आने का मौका नहीं दिया गया। वो मुझसे चंद फुट दूर बैठ गई। शीला माई ने अपनी पोटली खोल दी जिसमें रोटियां बंधी हुई थी। उनके साथ मिर्चों का अचार था। उसने एक रोटी हम सब में तकसीम कर दी। हर रोटी पर अचार की एक मिर्च भी रख दी गई थी। मेरे हाथ इस वक्त भी नहीं खोले गए थे। अलबत्ता जानकी को ये इजाजत दी गई थी कि वो मुझे अपने हाथ से रोटी खिला दे। जानकी मेरे करीब आ गई। आज कई रोज बाद मुझे जानकी को देखने और बात करने का मौका मिला था। उसका चेहरा सुता हुआ और आंखों में वहरानी सी थी, लेकिन मेरे सामने आकर वो अपने होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो गई। हम अंग्रेजी में बातें करने लगे। नाहिद की अफसोसनाक मौत पर हम दोनों ने अपने दिली जज्बात का इजहार किया और बबली के बारे में बातें करते रहे कि इसका क्या होगा। बबली विजय ठाकुर के पास ही बैठी रोटी खा रही थी। विजय ठाकुर ने न जाने उस बच्ची पर क्या जादू किया था कि वो हमें भूलकर उसके पास ही बैठी रही थी। बातों ही बातों में मैंने मोहतात अंदाज में जानकी से वो सवाल भी पूछ लिया जो काफी देर से मेरे जहन में कुलबला रहा था। जानकी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने बता भी दिया कि उन वैश्यों की हवस से महफूज रही है। मेरा ख्याल था कि शायद जानकी को इल्म हो कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं था।
तकरीबन आधे घंटे बाद हमारा कारवां एक बार फिर चल पड़ा। हम लोग सुबह 6:30 बजे के करीब उस नखलिस्तान से रवाना हुए थे। 1 बजे के करीब एक घने जंगल में दाखिल हो गए। तकरीबन 6 घंटों के सफर में हमें कोई आबादी दिखाई नहीं दी थी, या फिर ये बात थी कि ये लोग कसदन ऐसे रास्ते पर चलते रहे थे जहां आबादी ना हो। इस जंगल से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद इसकी दूसरी तरफ कोई आबादी हो, क्योंकि जंगल में जाने वाले रास्तों पर टायरों के निशान भी नजर आ रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ मुख्तलिफ गाड़ियों की आमदोरफ्त भी होती रहती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जंगल गुंजान होता जा रहा था, लेकिन मिलाकर हम आधे घंटे बाद एक खुली जगह पर निकल आए और फिर मेरी आंखें हैरत के बायस खुली की खुली रह गई।